हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मुझे अलग अलग संदेश मिले कि एनसीईआरटी की बुक्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए। ऐसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या किसी अन्य परीक्षाओं की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में तैयारी करते समय बारंबार किसी भी गाइड से, किसी भी मेंटोर से या किसी और प्लेटफॉर्म पे जब पूछा जाता है कि किस तरह से प्रिपरेशन करी जाए और उसके सोर्सेज क्या है, तो ज्यादातर जिन बुक्स के बारे में लोग कोट करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को अलग अलग रूप में लोग बताते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से लेवल की बुक्स पढ़नी है, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए। तो एक तरह का जेनरिक टर्म हो गया, एक जनरल टर्म हो गया कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो आप ये पाते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने में उतना रस नहीं आता है। ऐसा लगता है कि किताबें लोगों ने बोल तो दी है लेकिन इसमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और इसको किस तरह से पढ़ें और किस। देखिए, बुक्स क्या है? बुक्स हमेशा आप समझिए कि बुक्स एक तरीका है, एक माध्यम है, एक मीन्स है आपके एंड तक, आपके गोल तक, आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए पढ़ना काम की नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़कर आपका गोल अगर आप अचीव कर पा रहे हैं, आप अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं, तो ही एनसीईआरटी की किताबें वर्थ है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें भारत में लिखी जाने वाली स्कूल स्तर की सबसे बेहतरीन किताबें हैं। इवन उनको वर्ल्ड कैटेगरी की बुक्स में माना जाता है, बहुत ही क्वालिटी की बुक्स मानी जाती है। और इनकी दूसरी जो खास बात यह है कि किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखी जाकर बहुत से लेखकों द्वारा लिखी जाती है। लेखकों का एक पूरा ग्रुप होता है, एक पूरा समूह होता है। उसमें केवल कंटेंट लिखने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से जो पैडागोगी है, यानी किस तरह से बच्चों को चीजें समझ में आएंगी, वो उस तरतीब से लिखी जानी चाहिए। सारगर्भित चीजें होती हैं। तो इसलिए किताबों की क्वालिटी पर कोई भी तरह का आक्षेप, कोई भी तरह का सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बात निकल के आती है वो ये कि इन किताबों को पढ़कर आप यूपीएससी प्री मेंस, स्टेट पीसीएस के प्री मेंस कैसे निकालेंगे या अन्य एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने आईआईटी जेईई का एग्जाम भी दिया हो या आपने कोई और नीट के एग्जाम भी दिया हो, तो आप पाते हैं कि एनसीईआरटी की 11th-12th की जो बुक्स हैं वो ही किताबें हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेम इज द केस विद द यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एंड एसएससी आल्सो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी को पढ़ना तो पड़ेगा। एनसीईआरटी की किताबें एक ही टॉपिक को 3 स्तरों पे डील करती है। एक है 6th, 7th और 8th लेवल पे, बिल्कुल बेसिक रूट पे। दूसरा जो लेवल है उससे थोड़ा सा हायर है, सेम टॉपिक रिपीट होंगे या कुछ नए टॉपिक भी आएंगे, एड ऑन होगा, उसमें चीजें, नई चीजें जुड़ेगी, वो 9th और 10th में। और 11th और 12th में उसका थर्ड लेवल है, एडवांस लेवल है, हायर लेवल है, जिसमें जो है काफी उच्च स्तर पर चीजों को डील किया जाता है। तो 3 स्तरों पर जो है एनसीईआरटी की बुक्स लिखी जाती हैं, चाहे वो किसी भी विषय की रही हो। 10वीं तक की किताबें, 10th तक की किताबें, मैट्रिकुलेशन तक की किताबें सबको पढ़नी पड़ती हैं। तो पढ़ते समय बहुत पहले पढ़ी हुई होती है, समझ में नहीं आता है, उस समय हमारा जो बुद्धि का स्तर अलग होता है, इस समय प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा लेवल अलग होता है। तो वो बात बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो, ये जनरल स्टेटमेंट दे दिया और आपने 6 से लेकर 12 तक की किताबें इकट्ठी कर ली, अब उसको कैसे पढ़ें? वो कुल मिला के 40 से ज्यादा किताबें हो जाती है। एक किताब को पढ़ने में अगर आप 4 से 5 दिन लगाते हैं तो एक पूरे साल में तो आपकी किताबें पूरी नहीं होती। फिर उसमें से कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या एक्सट्रैक्ट लेना है, क्या नोट्स में क्या करना है, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, उसको तो करना और भी मुश्किल है। तो आज का जो वीडियो है, मैं इसी चीज पे डील करना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों को आप किस तरह से युक्त का मतलब आप किस तरह से आप रैशनली उसका यूज करो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। एनसीईआरटी की किताबें उन सब चीजों को बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पे, बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर, आधारभूत स्तर पर डील करते हैं, जो आके जाकर आपके प्री और मेंस दोनों में बहुत काम आने वाले हैं। प्री का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, और कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब मेंस में आप लिखते हो तो मेंस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को आपको कैसे लिखना है और उसकी आपकी समझ कितनी क्लियर है। खास करके ऐसे का जो पेपर होता है उसमें आपको बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी बेहतरीन होनी चाहिए। वो तभी कर पाओगे जब आप उन किताबों को डील कर पाओगे। एनसीईआरटी की किताबें, करंट अफेयर्स के लिए आप एक न्यूज़पेपर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और योजना और कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ लेते हो तो इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कम से कम उन चीजों के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करते हैं। 9th, 10th, 11th। 9th क्लास की एनसीईआरटी का एक चैप्टर हमारे लिए एक तरह का एक नजीर रहेगा, एक तरह का एक स्पेसिमन रहेगा, मॉडल रहेगा, किस तरह से इनको पढ़ना चाहिए। 9th क्लास की ऐसी किताब जो हर टॉपिक वालों को पढ़नी पड़ती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड
और पॉलिटिक्स से रिलेटेड किताबें। 9th क्लास में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की किताब है, SST सिविक्स के अंदर जो पढ़ी जाती है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पहला चैप्टर है वो है डेमोक्रेसी से संबंधित, लोकतंत्र से संबंधित। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र आप ऐसे में भी लिखते हो, मेंस में भी लिखते हो, प्री में भी लिखते हो। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बार बार एक ऐसा बज़वर्ड है जो पॉलिटिक्स में आप पढ़ते जाते हो, अखबारों में भी सुनते हो, लोकतांत्रिक वगैरह चीजें। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह से काम कर रही है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ग्रास रूट्स पे, लोकल लेवल पे, इवन फैमिली में भी लोग बोलते हैं कि बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप। तो उसके क्या मायने, उसके क्या अर्थ है, उसके क्या इंप्लीकेशन है, वो एनसीईआरटी की बुक्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से आपको उससे नोट्स भी बनाने हैं, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको अगर मुझे समय मिलेगा पीडीएफ में साथ में दे दूंगा, जो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में। लेकिन अभी आप ये समझिए कि किस तरह से जो है किताबें आपको पढ़नी है और किस तरह से इससे नोट्स बनाने हैं ताकि आपका बार बार रिवीजन हो। तो पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, उसके बारे में। कोई भी जो स्टार्ट होता है चैप्टर, आप जब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो सबसे पहले बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में जितनी भी बातें हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। एक बार यूपीएससी एसए में पूछा गया कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जब तक आपको डेमोक्रेसी के एसेंशियल एलिमेंट्स, मेरिट्स नहीं पता होंगी, डिमेरिट्स पता नहीं होंगी, तब तक आप कुछ नहीं। इवन इंटरव्यू में भी आपका एक बहुत डीप इंसाइट होना चाहिए कि लोकतंत्र की, बहुत से लोग जो है वो लोकतंत्र की गलतियां, खामियां, लेकुना एक्सपोज करते हैं, तो उसमें भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि लोकतंत्र दरअसल है क्या। तो उसी को डील करता हुआ ये चैप्टर है। पहला जो पार्ट है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं और वो लोकतंत्र के बारे में बातें कर रहे हैं। अब वैसे तो आप पढ़ोगे, ये अलग अलग लोगों के नाम इसमें दे रखे हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, एक मैरी है, एक योगांदा है, एक मैडम है, मैडम लिंगदो, उनकी आपस में चर्चा है। तो अब ये देखो, जब ये किताबें लिखी गई तो सबसे पहले जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, जो एजुकेशन के एक्सपर्ट है, वो मानते हैं कि चीजों को इस तरह से बताया जाए ताकि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे की जो है मस्तिष्क के स्तर को ध्यान में रखते हुए लिखी जाए किताबें। तो आप डायलॉग शैली में यानी वार्ता शैली में इसको बताने का प्रयास किया गया। वार्ता शैली क्या है? 3 बच्चे बात कर रहे हैं, एक बोलते हैं डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी की क्या है, यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। तो बोलते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कहाँ जरूरत है, क्या हम पेन को यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन हम जो है पूछते हैं कि पेन की परिभाषा क्या है, फोन की परिभाषा क्या है, रबर इरेजर की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में यूज होने वाले ऐसी बहुत सी चीजें जिसकी परिभाषा में नहीं मालूम लेकिन हम उसको बखूबी यूज कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा की क्यों जरूरत है, तो उसके अर्थ को समझाया गया है। तो अब इसके जब आप नोट्स बनाओगे तो सिंपली आपको बताना पड़ेगा, इसी में आपको अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेसी की दी है कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली जो डेमोक्रेसी की, जो इसको गेटिसबर्ग एड्रेस आगे आप पढ़ोगे जब हायर स्टैंडर्ड पे, एक ये प्रचलित परिभाषा है। एक जना इसमें बोलेगा कि डेमोक्रेसी जो है डेमो और क्रेसी से बना है, इसका क्या अर्थ होता है, जनता का शासन है, क्रेसी का मतलब शासन, डेमो का मतलब पॉपुलेशन। तो ये जब आप इसके नोट्स उतारोगे तो आपको एक तो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, एक इसका मूल अर्थ क्या है वो आप डेफिनेशन में आप लिख सकते हो जो आपको नोट्स में नजर आएगा, और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो पहली जो चर्चा चल रही है कि डेमोक्रेसी है क्या, जो बोल्ड आपको परिभाषा नजर आ रही है वो है कि लोकतंत्र एक शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासक को चुनते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है इसी को आगे जो है एलोबरेट हमको करना है। तो ये आपकी डेफिनेशन आपके पास में हो जाएगी। पहला क्या, इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है पीपल इलेक्ट करते हैं किसको, रूलर को। तो 3-4 शब्द आएंगे, एक शासन का रूप, एक रूलर कौन है, एक जनता कौन है, ठीक है। तो इन्हीं को आगे इन्होंने एलोबरेट किया। तो आपको केवल बोल्ड वाला लिखना, इससे पहले जो है 2 मैंने आपको बातें बताई वो लिखनी है, फिर इसको आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपके माइंड में स्केलेटन ये रहना चाहिए कि लोकतंत्र की ही बातें हो रही है। अब ये जो किताब है 9th क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट करती है कि लोकतंत्र के बारे में समझे, इसकी जो सरलतम, इसकी जो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है उसको इसमें दिया है। लेकिन साथ ही साथ में, जैसे अगर आज आपके पास में गूगल है, गूगल में आप डेमोक्रेसी डालेंगे तो आपको डेमोक्रेसी की 1000 से ज्यादा डेफिनेशंस मिल जाएंगी और उसके बारे में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो सैकड़ों पन्नों, हजारों पन्नों में मिलेगा। लेकिन वो काम का नहीं है, क्योंकि आप उसको जो है इंटरनलाइज नहीं कर पाओगे, आप जो है उसको अपने अंदर जो है वो जैसे वो है उसका समावेशन नहीं कर पाओगे। जब तक चीजें आपके हृदय में नहीं बसेगी तब तक आप लिख नहीं पाओगे, सबसे बड़ी बात ये। तो अब डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया। अब ये बताया गया कि पहले तो आपको समझना चाहिए डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है। तो नॉन डेमोक्रेटिक होती है, गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती है, वो तानाशाही सरकारें होती है। अब इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, एक तरफ उदाहरण है जिनको फैक्ट्स कहा जाता है, दूसरी तरफ व्यवस्था है जिनको कंसेप्ट कहा जाता है। फैक्ट्स और कंसेप्ट जो है
वो मिला दिए, यानी तथ्य और संप्रदायों को मिलाकर ही किताब चलती है। तो आपको एग्जांपल बता रहा है कि म्यांमार में सैनिक शासन है, चिली में सैनिक शासन है, अरब जो देश है वहां पर भी एक तरह का गैर लोकतांत्रिक शासन है कि वहां पर जो लोग शासन करने वाले हैं उनको उनका कोई वो चुने हुए नहीं है, तो उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, इसका डिफरेंस। तो आपको जब नोट्स बनाएंगे तो आपको एक टेबल बनानी, स्केलेटन, एक तरफ जो है आपको बनाना, पहले ऊपर लिखना शासन का रूप, एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ गैर लोकतंत्र। गैर लोकतंत्र वाले में एग्जांपल लिखने। अब जिनको लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के क्या मायने वो आगे के पेजेस में आ रहे हैं। अब जब आप इस पेज में देख रहे हो, नीचे की तरफ एक टेबल दे रखी है जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट दिव्यांग वो घर जाता है और वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ता है। तो लोकतंत्र के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसमें उसको कई कोट मिलते हैं, अलग अलग लोगों के लोकतंत्र की खूबियां, लोकतंत्र की खामियां, दोनों के बारे में कोट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट, आप ये पाओगे कि यूपीएससी के ऐसे में भी ये कोट्स एज इट इज पूछे जाते हैं। और आप भी जब कोई ऐसे लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं तो ये कोटेशन उसमें डाल सकते हो, खामियां क्या है और खूबियां क्या, यानी मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है, ये भी आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं। अब जब ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो लोकतंत्र, अब ये डेफिनेशन आप देखोगे तो एक एक डेफिनेशन पे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हालांकि ये किताब 9th क्लास की किताब है, लेकिन ये गागर में सागर है। ये किताबें करने के बाद में 9, 10, 11, 12 की पॉलिटी की अगर आप किताबें पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक एक डेफिनेशन जो बताई गई है इस ब्लॉक के अंदर, उसके कई कई मायने हैं। जैसे लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक चुनने का अधिकार देते हैं। अब ये डिमेरिट है कि जिस आदमी को आप चुन के भेजोगे वो आपका शोषण करेगा। मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको राइट देता है, जो आपको चॉइस देता है अपने एक्सप्लॉइटर को चूज करने का। तो ये बहुत बड़ा कोटेशन है, इसके ऊपर पन्ने दर पन्ने लिखे जा सकते हैं, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। यानी कि ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने आप को लोकतंत्र घोषित किया, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें लोगों का वेलफेयर करे, जरूरी नहीं वो शोषण भी कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा कोट है और बहुत गहरा कोट है, इसमें आप मनन कर सकते हो, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ में आधे घंटे की चाय पे चर्चा टाइप कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो। तो बहुत से ओपन होंगे, कई विजडम्स ओपन होंगे आपके। दूसरा कोट देखिए, दूसरा बोलता है कि लोकतंत्र में आप अपने तानाशाहों को ही चुनते हैं, केवल उनके मुंह से अपनी जो है इच्छा की बातें सुना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में जो भी चुना जाएगा वो होगा तो तानाशाह, लेकिन आप अपने मन की बात उनसे सुनना चाहते हो, जो आपके मन की बात कहेगा उसको आप चुन लोगे, लेकिन वो काम क्या करेगा, तानाशाह का काम ही करेगा, यानी आपके अधिकारों का हनन ही करेगा। बहुत ही बड़ा कोटेशन है, इस पर भी लंबी चर्चाएं हो सकती। तीसरा ये है कि व्यक्ति की न्याय के प्रति जो व्यक्ति का रुचि है वो लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति जो उसकी लड़ने की उसकी जो जिजीविषा है वो लोकतंत्र को अनिवार्य बनाती है। यानी ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि भाई लोकतंत्र कब पॉसिबल होगा, जब आपको न्याय चाहिए, लेकिन लोकतंत्र क्यों जरूरी है, जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ोगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, बहुत ही रोचक, वो ये कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो ये बताता है कि हम लोग एक ऐसी सरकार को ही चुनेंगे जिस सरकार के हम लायक हैं। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है कि सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं, सरकारें वैसी है जैसी जनता है, यानी सरकार जनता का ही नमूना है। जो लोग सरकार को बार बार कोसते हैं उनको ये बात हमेशा सोचनी चाहिए कि उन्होंने ही वो सरकार भेजी है। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लोकतांत्रिक सरकारों में वो जनता से ही गए हैं, तो जैसी सरकार है वैसी जनता है और जनता उनको डिजर्व करती है। बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट सारी बुराइयों का जो है वो निदान देता है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा मेरिट बताता है। लोकतंत्र में चाहे जितनी भी खामियां हो, लेकिन लोकतंत्र की खामियां और अधिक लोकतंत्र से ही दूर की जा सकती है। अभी हाल ही में भी एक चर्चा चली थी, टू मच डेमोक्रेसी, यानी भारत में बहुत अधिक लोकतंत्र है, इसलिए जो है वित्त रूप से या आर्थिक रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये इस कोटेशन, ऐसे कोटेशन बार बार आते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में ये 5 कोटेशन है जो पांचों ही बहुत ही गहरे कोटेशन है। इस पर इनको आप ऐसे में यूज कर सकते हो, अपने नोट्स में लिखिए, इन पे चर्चाएं कर सकते हो, इनके क्या मायने, इनके क्या इंप्लीकेशन है, क्या इंप्लाई करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो अगला जो पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें एक कार्टून मिला है। अब इस कार्टून में एक ये ऐसा कार्टून है जिसमें एक अमेरिकी लोग सेना का झंडा जैसे फहराते हैं, वैसे डेमोक्रेसी फहरा रहे हैं। डेमोक्रेसी में जो एम है वो आपको थोड़ा अजीब नजर आएगा। इसका क्या मायना है? एम का मतलब ये है कि मैकडोनल्ड, आपने मैकडोनल्ड के जो है रेस्टोरेंट देखे होंगे, उसमें एम इस तरह से लिखा जाता है। तो मैकडोनल्ड जो है अमेरिकी उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतीक है। और ये इराक में अमेरिकी जब पहुंचते हैं तो उस समय के किसी फेमस न्यूज़पेपर का कार्टून है जो ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम पर कौन सी क्रेसी जो है वो कंज्यूमरिज्म जो है वहां लाने का प्रयास किया जा रहा है और अमेरिकी चीजों के कंजप्शन को बढ़ाने का प्रयास इराक में किया जा रहा है। तो ये ऐसे कार्टून भी आपको यदाकदा अखबारों में देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया है ताकि आप ये मायने समझ सको कि लोकतंत्र के नाम पर
कुछ लोग अलग अलग तरह के अत्याचार करते हैं जिसमें उनका हित कुछ और होता है और दिखाते कुछ और। अब अगला टॉपिक, पहले लोकतंत्र क्या है, अब लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता लोगों उनको चुनती है। ये जो है सिंपल सी डेफिनेशन। अब इनके क्या क्या मायने हैं, चार बातें इसमें इंपॉर्टेंट है और चारों के आपको जो है फैक्चुअल मीनिंग पता होने चाहिए, हिस्टोरिकल मीनिंग भी पता होनी चाहिए। पहला, शासक, लोग, चुनाव और स्वरूप। ये चार चीजें आपको याद रखनी। तो आपको स्केलेटन बनाना है परिभाषा में, विशेषताओं में, लोकतंत्र की विशेषताएं, और ये चारों जो है आपको स्केलेटन बनाना, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वैसे बनाना है। तो सबसे पहले शासक कौन है। अब रूलर कौन है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी जो सरकार ये रूलर है, तो क्या सब जगह लोकतांत्रिक सरकारों में वैसे ही रूलर होते हैं? नहीं है। कार्टून दिखाया देखिए आगे सीरिया का, कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी के नाम पर छलावा चलता है। अब कहने को तो लोकतांत्रिक सरकारें बहुत, जिसमें बताता है कि लोकतांत्रिक जो है वो शासन करने वाले लोग हैं, लेकिन इसमें उदाहरण बताया है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ जो फौजी जनरल थे वो सत्ता में आते हैं और धीरे धीरे कैसे वो परिवर्तित करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं और वहां पे चुनाव भी करवाते हैं। लेकिन चुनाव करने के बाद में जो लोकतांत्रिक जो सत्ता जो सरकार अस्तित्व में आती है उसके पास में शक्ति नहीं है। तो शासक जो है वाकई में लोकतंत्र में जो चुने हुए लोगों के पास में होना चाहिए, न कि गैर चुने हुए लोगों के बीच में। ये बात बताने की कोशिश करी है किताब, और इसमें उसने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। ये आप कहीं भी कोट भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपके काम आएगा। आपको ये समझ रहेगी कि लोकतंत्र में जो शासक होता है वो चुना हुआ शासक होता है या निर्वाचित शासक होता है, इलेक्टेड रूलर होता है, उसी के पास में लास्ट पावर होनी चाहिए। आपने दिखावे के लिए तो बना दी लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि उसको जो है कंट्रोल कर सकता है, तो वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं होगा। कार्टून में भी आप देखेंगे कि सीरिया में बाथ पार्टी, और बाथ पार्टी का ही व्यक्ति जो है वहां पे चुना जा सकता है और कोई पार्टी का व्यक्ति इलेक्शन भाग ले नहीं सकता है। तो डेमोक्रेसी का एक बाहर पुतला बना दिया, इसको कहा गया कि अगर आप बाथ पार्टी के सदस्य हैं तो ये आप इलेक्शन में जीते जा सकते नहीं। यानी ये क्या है, ये भी लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का मखौल है, मौकरी है। तो लोकतंत्र का पहला एलिमेंट हो गया शासक। शासक कौन हो? जो चुना हुआ हो, अंतिम शक्ति उसके पास। फिर दूसरा है चुनाव। अब कहने को तो आप चुनाव करवा रहे हो, एनसीईआरटी की बुक ये बता रही है, एग्जांपल दे रही है, जैसे चीन। अब चीन में चुनाव है कहने को, लेकिन चीन के चुनावों में केवल एक ही पार्टी का व्यक्ति जो है, एक ही पार्टी का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और एक सिंगल पार्टी रूल है। तो कहने को तो चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है सही मायने में चुनाव नहीं है, क्योंकि केवल एक पार्टी अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं होगा। दूसरा उदाहरण इसी बुक में दिया हुआ मैक्सिको का। तो जब आप लिखोगे तो साथ में एग्जांपल लिख सकते हो, चाइना, मैक्सिको। मैक्सिको में 1930 से जो है डेमोक्रेसी का नाम है, लेकिन चुनाव में जो जीत रही है वो एक ही पार्टी जीत रही है, क्योंकि एक बार सत्ता में आने के बाद में फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइजेस के द्वारा या जो है धोखेधड़ी के माध्यम से ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह से सत्ता में आ जाती है, तो बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिलता। तो कहने को चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है रिग्ड इलेक्शंस होते हैं, धांधली वाले इलेक्शन होते हैं। तो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी के जो है विशेषताओं के खिलाफ है। तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? बोल्ड लाइंस में देखो ये डेफिनेशन दे रखी है कि इसमें हर व्यक्ति को फेयर इलेक्शन फाइट करने का और उसमें भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, और सत्ता में बैठे लोगों को हमेशा ही डर रहना चाहिए कि वो सत्ता विहीन भी हो सकते हैं, तो ही वो ट्रूली डेमोक्रेसी माना जाएगा, वास्तविक यथार्थ लोकतंत्र माना जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट वही परिभाषा में कि लोग चुनते हैं। अब इस लोग के अंदर पीपल में कौन आते हैं? बहुत से ऐसे देश होते हैं जहां पे बहुत से समाज के या जो जनसंख्या के वर्ग को राइट टू वोट नहीं होता है, तो उसको आप जो है परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं मान सकते। अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं हो, महिलाओं को अधिकार नहीं हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ तबकों के हैं उनको अधिकार नहीं हो, तो वो डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं। तो एनसीईआरटी बुक्स में उसके एग्जांपल दिए हैं। जैसे 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया, यानी इससे पहले कहने को लोकतंत्र अगर वो कुछ करवाते भी हैं, वोट वगैरह करवाते भी है, तो वो ट्रूली डेमोक्रेसी नहीं हो। एस्टोनिया एक देश है, वहां पर रशियन जो माइनॉरिटीज है उनको राइट टू वोट नहीं है। कुछ देशों में वोट देने का अधिकार सबको होता है, लेकिन वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे फिजी का उदाहरण दिया है, फिजी में फिजी के बाशिंदे जो है उनको उनका वोट का परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होती है, इंडियंस जो है उनका कम रहती है। तो ये भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो आखिरकार बोल्ड में क्या दिया है एनसीईआरटी बुक में, वही आपको डेफिनेशन लिखनी है कि लोगों का मतलब है कौन से लोग चुनेंगे। हर व्यक्ति को, वयस्क व्यक्ति को मताधिकार होगा, एक वोट की एक वैल्यू होगी, सबको समान वैल्यू मानी जाएगी, यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होगा। इसी पेज पर जो कार्टून दिया हुआ है वो इराक के जो एक्स तानाशाह जो थे, डिक्टेटर थे, सद्दाम हुसैन, जेल में अमेरिकी फौज आ चुकी है। अब जहां पहले बाथ पार्टी के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था, तो वो बाहर देख रहा है कि वन वोट
सेम वैल्यू क्या जो स्लोगन लग रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है ताकि आपको समझ में आए चीजें कैसे हुई। अगला जो चौथा पॉइंट है विशेषताओं में या जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के, वो है कि शासन का स्वरूप कैसा है। अब इसमें एग्जांपल दिया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, उसको आजादी मिली, रॉबर्ट मुगाबे वहां सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद में उनको बहुत मेजोरिटी मिली। अब मेजोरिटी मिलने के बाद इलेक्शन में आपको भारी बहुमत मिला है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर डेमोक्रेटिक डिसीजन ले, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है वो लोकतांत्रिक रूप से कार्य भी करें। ऐसी बहुत सी सरकारें होती है जो अलोकतांत्रिक रूप से कार्य करती है, जैसे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे। तो इसी किताब में बताया गया है कि ऐसे जैसे चीनी सरकार का बताया गया, चीनी सरकार जो है कहने को तो डेमोक्रेट से इलेक्ट होकर बनती है, हालांकि विदेशी मीडिया या जो इंटरनेशनल फ्रंट पे इनको नहीं माना जाता चीन को डेमोक्रेसी, लेकिन चीन ये बार बार ये जताने का प्रयास करता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां के लोगों को जो रूल कर रही है वो जो है नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से कर रही है। तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो जाती है तो उसको एक नियम कायदों में चलना चाहिए, वो संवैधानिक या जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत उसको काम करना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। और इसका जो जीता जागता जीवंत उदाहरण है भारत। भारत वर्ल्ड का सबसे डायनामिक लोकतंत्र है जिसने आज तक अपने डेमोक्रेसी को बचा के रखा हुआ है। ऐसे अफ्रीकी एशियाई देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आजाद हुए थे, भारत ने अपने लोकतंत्र को आज के दिवस तक जो है जीवंत रखा हुआ है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, और उसको एग्जाम्पल के साथ हमें समझा। अब लोकतंत्र की परिभाषा में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो वो चीजें दी गई, उससे आपको एज इट इज जो आपको ब्लॉक दे रखा है इसमें मैच करने के लिए भी आपको अपने नोट्स में उतारना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आए। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर एसेंशियल चीजें क्या है, चुनाव, लोग, सत्ता का स्वरूप और रूलर, ये चार चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है लोकतंत्र के अंदर। और उस पर आपका मंथन होना चाहिए कि लोग कौन होंगे, सत्ता कैसी होगी, रूलर कैसा होगा, चुना कैसे जाएगा, चुनने का तरीका क्या है। अलग अलग दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के चुनाव की पद्धतियां हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पे सब पे आपको मंथन करना होगा, लेकिन नोट्स बहुत स्क्रिप्ट्स बनेंगे, आपको छोटे बनेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई होगी जब आप ढंग से इस एनसीईआरटी की बुक को पढ़ोगे। अगला जो टॉपिक इसी में दिया है कि लोकतंत्र जरूरी क्यों है भाई। शासन की तो और भी कई विधियां हैं, कई और फॉर्म ऑफ रूलिंग है, तो क्या जरूरी है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बार बार चुना जाए। तो अगेन डायलॉग की स्टाइल में वही बच्चे वही टीचर आपस में चर्चा कर रहे हैं। डेमोक्रेट, इसके नोट्स आप कैसे बनाओगे, एक टेबल बना लो, एक तरफ मेरिट्स एक तरफ डीमेरिट्स, लोकतंत्र में क्या मेरिट्स है, लोकतंत्र में क्या डीमेरिट्स और मेरिट्स, उसका कंपैरिजन करने के लिए। जनता द्वारा चुनी जाने वाली सरकार है, क्या जनता का भला करेगी, नहीं कर पाएगी, उसके नुकसान क्या है, डिले होता है, लोगों को लोकतंत्र की आदत नहीं होती है, लोग जो है हाईजेक कर लेते हैं डेमोक्रेसी को, और दुनिया भर की चीजें। तो आप एक टेबल में इसके बना सकते हैं जो आपको तर्क दे रखे हैं, जो लॉजिक दे रखे हैं आराम से। अब खिलाफ में लोग क्या बोलते हैं कि बार बार जब शासक चेंज हो जाते हैं तो नीतियां चेंज हो जाती है, तो देश की प्रगति नहीं हो पाती। एक तर्क ये है कि लोग जो है मॉरलिटी को खो देते हैं सत्ता में आने के लिए, बार बार जब सत्ता चेंज होती है तो वो मॉरलिटी को त्याग देते हैं, नैतिकता को त्याग देते हैं, और ये इनके प्रकार धन बल से बाहुबल से जो है सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। फिर डेमोक्रेसी में जो है डिलेड डिसीजन होते हैं, बार हर चीज पे अगर डेमोक्रेटिकली चर्चा होगी तो जो है चीजें डिले हो जाती है, आपको त्वरित निर्णय नहीं हो पाते हैं। फिर कई दफे ये बताते हैं कि चुने हुए लोगों को पता ही नहीं होता कि जमीनी हकीकत लोगों की क्या, उनको क्या चीजें चाहिए, तो वो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। फिर ये कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, चुनाव की प्रक्रिया में समय लगता है, धन का व्यय होता है, गरीब देशों के लिए, अल्प विकसित देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर एक तरफ लोगों की बात है कि भाई लोग चुनते हैं तो लोगों को क्या इतनी समझ है कि कौन व्यक्ति उनके काम का है, कौन आदमी उनके खिलाफ है, या जो चुने जाने वाले लोग हैं वो लोगों को कैसे मोबिलाइज कर देते हैं। जो एथिक्स का आपका पेपर होगा तो उसमें आपको पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में आप पढ़ोगे, तो किस तरह से मतदाता का व्यवहार जो है परिवर्तित होता है, जीएस के और पेपर्स में भी आता है। तो किस तरह से डेमोक्रेसी में जो नेता जो है वो लोगों को जो है वोट लेने के लिए किस किस तरह से एल्यूर करते हैं, लोगों को कैसे ललचाते हैं, तो ये भी चीजें इसके साथ जुड़ती हैं। वही इसकी मेरिट्स, इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सभी प्रकार की जो शासन की रीतियां उसमें सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ कैसे, उदाहरण दिया है चीन को आजादी मिलने के बाद में 58-59 में वहां पे इतना भयंकर अकाल पड़ा कि वहां पे लगभग 30 मिलियन लोग यानी 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। वही समय था, भारत भी लगभग तभी आजाद हुआ था। भारत में आजादी के बाद ऐसा कोई बड़ा अकाल नहीं पड़ा जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग मरे हों। क्या रीजन था? क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी थी, हमने डेमोक्रेटिकली डिसीजन लिए। हर व्यक्ति जो पीछे है इसमें सभ्यता की दौड़ में या मटेरियली प्रॉस्पेरिटी में पीछे है, उसको भी हक है अपनी आवाज उठाने का। तो डेमोक्रेटिकली हमने डिसीजन लिया, और जहां पर अनाज की कमी भी रही, हमारे देश में भी अकाल पड़े, 60 के दशक में 3 बड़े बड़े अकाल पड़े, देश में खाद्यान्न का
भयानक अभाव था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ वर्ग को मिल रहा है कुछ वर्ग को नहीं मिल रहा। हमने जो है पैरिटी से बराबरी से काम किया, तो ये सबसे बड़ी मेरिट है। उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, आप इंटरव्यू में, आप एसे में, अपने जीएस के पेपर में, सब में लिख सकते हैं। फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। अगर वो लोगों का काम नहीं करेंगे तो हट जाएंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे, तो लोगों के प्रति उनकी जवाबदेहिता सतत रहती है। फिर आपस में मतभेद भले ही हो, लेकिन जो बार बार जब चर्चा होती है तो उससे बहुत अच्छा निर्णय निकल के आता है। डिसीजन जो है डिलेड जरूर होता है, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन होता है। लोकतंत्र के जो सभी जो नागरिक हैं उनके लिए सबसे सम्मानजनक व्यवस्था मानी जाती है लोकतंत्र। फिर अगर आपने कोई एरर की, वो मिस्टेक हुआ, तो उसको करेक्शन करने का, आपको अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर लोकतंत्र में रहता है। जो आपको स्क्रीन पे कार्टून नजर आ रहा है, इसमें लोकतंत्र की वही बातें पक्ष और विपक्ष के बारे में बताया गया। तो इस कार्टून को देख के आपको समझ में आ जाता है कि लोकतंत्र के जो मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आपको नोट्स में केवल वही चीजें लिखनी है, पक्ष विपक्ष की टेबल बनानी है और कुछ उदाहरण मात्र लिखने हैं, पूरी चीजें नहीं लिखनी। इसका जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो है लोकतंत्र का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, बृहत्तर अर्थ क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। हमारे देश की राजनीति के अलावा समाज में, परिवार में, सोचने की पद्धति में, आपके परिवार में भी अगर डिसीजन सब आपसे निर्णय से लेते हैं तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अगर आपके घर का एक व्यक्ति डिक्टेटरशिप के रूप में रहता है कि नहीं मेरा ऑर्डर है, आप पे इंपोज किया जाता है, तो दोनों घरों की जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें जो खुशहाली है, हैप्पीनेस है, उसमें भी फर्क आ जाए। फिर जो आपको पेज नजर आ रहा है, इसमें जो मुड़े हुए शब्द, इटैलाइज जो लाइंस हैं, इसमें लोकतंत्र से रिलेटेड अलग अलग कोटेशन दिए हुए हैं जो ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है। 3 उदाहरण दिए। पहला दिया है परिवार। अब परिवार में निर्णय अगर लोकतांत्रिक रीति से होते हैं तो उसका क्या अर्थ है। क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाते समय इंपोज करता है सबके ऊपर या सबकी बातें सुनता है। और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद नॉन डेमोक्रेटिक है क्योंकि वहां निर्णय लोकतंत्र से नहीं होते, आपसी सहमति से नहीं होते, तो उनके बारे में बताया गया। फिर आगे की लाइन में बताया गया लोकतंत्र तभी सच्चा लोकतंत्र है कि जब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। यानी लोकतंत्र के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस क्या है, आर्थिक निहितार्थ क्या है। एक ये कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि लोगों को केवल समान वोट है, समान अधिकार है वोट देने का, इसके अलावा बुनियादी शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक एमिनिटीज का भी समान अधिकार है। तो आखिरकार क्या है, लोकतंत्र एक जीवन शैली है। लोकतांत्रिक जीवन शैली जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है। तो ये पूरा जो चैप्टर है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के इर्द गिर्द घूमता है। उसका आपको स्केलेटन बनाना है। 1 से 1.5 पेज में आपके नोट्स, इसमें 2 पेज में अधिकतम आपके बन जाएंगे। और फिर जब आप उन नोट्स को बार बार पढ़ोगे, और नोट्स आपको कब बनाने, जब तक आप 4 बार इस चैप्टर को नहीं पढ़ लेते। और फिर जो आपको चीज इसमें से निकलेगी वो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हो। तो आपकी डेमोक्रेसी से रिलेटेड 360 डिग्री एंगल का जो डिस्कशन है वो भी इससे संभव हो पाएगा। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है और कोशिश करना है कि एक बार करने के बाद में आप खुद मनन कीजिए या आपस में चर्चा कीजिए। जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको जो है सारभूत रूप से आप समझ नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। शुक्रिया।